गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, कल मैंने आपको बताए थे उन प्रिंसिपल से आगे 9th वाला डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, और उसमें कहता है कि कोई भी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो तो वो एटलीस्ट अपना दो जगह अपना इफेक्ट ज़रूर डालता है। यानी दो जगह कहाँ पर, टू एस्पेक्ट जो है कौन कौन से, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट साइड। यानी हर डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी सेम अमाउंट से, और सेम एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए एक डेबिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी सेम अमाउंट के लिए। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन दो जगह इफेक्ट डालता है, इसलिए हम इस मेथड को डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है कि मोहन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश लगाकर बिजनेस में। तो एक तरीके से बिजनेस में दो जगह इफेक्ट कहाँ आया, एक तो बिजनेस में कैश आ गया 1 लाख रुपए का, और सेम टाइम पर बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज हो गई सेम अमाउंट यानी 1 लाख रुपए से। तो यानी इसका दो जगह इफेक्ट आया, कैश पर और एक कैपिटल पर। यही डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहलाता है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी हैं, जैसे यहाँ पर असेट जो होती हैं वो लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्वल होती है, यानी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या हम यूँ कहें कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। इसका भी एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि हर ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, इसलिए दोनों साइड इक्वल होनी ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे दे रखा है कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए लगाकर। तो देखिए बिजनेस में कैश आया, कैश हमारी असेट्स होती है, तो यानी असेट्स बढ़ी 1 लाख रुपए और कैपिटल बढ़ी 1 लाख रुपए की, तो दोनों साइड इक्वल है। यानी अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कि मशीन हमने खरीद ली राम से उधार 30,000 रुपए की। राम से खरीदने का मतलब है कि उधार खरीद रहे हैं हम। तो अब देखिए 1 लाख रुपए का कैश हमारे पास पहले से ही था, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगी हुई थी, 30,000 रुपए की अब मशीन आ गई, तो असेट्स हमारे पास कितनी हो गई, कैश और मशीन मिलाकर 1,30,000 रुपए की। पर उधार खरीदा है तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, 30,000 रुपए की लाइबिलिटी भी बढ़ी, कैपिटल एज इट इज़ 1 लाख की है। तो आप कैपिटल और लाइबिलिटी प्लस कर दें, यानी 1,30,000, तो ये ऑलरेडी 1,30,000 के इक्वल हो जाएगी। तो यानी असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का जो हमारा फॉर्मेट है या जो इक्वेशन है वो सर्टिफाइड हो जाएगी। अब है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या होता है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू जनरेट तब मानी जाती है जब आप गुड्स को सेल करते हैं, ना कि तब जब सेल किए हुए गुड्स का अमाउंट रिसीव होता है। सेल करने के टाइम पर ही आपकी सेल जो है रेवेन्यू जनरेट मान ली जाएगी। यहाँ दे रखा है कि अगर अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन इज टेकन प्लेस, ऑब्लिगेशन टू रिसीव पेमेंट, रेवेन्यू रिसीव्ड एंड पेमेंट टू डिफरेंट एस्पेक्ट। यानी सेल करना अलग चीज़ है और सेल किए हुए चीज़ का अमाउंट रिसीव होना अलग चीज़ है। यहाँ पे दे रखा है कि एक्स ने एक गुड्स 22 फरवरी को सेल किया, लेकिन पेमेंट उसे मिला मई 2017 में। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग मई में नहीं करेंगे, आपकी वो इसकी रिकॉर्डिंग 22 फरवरी को ही करनी होगी, जब आपको इसका आपने अपने गुड्स को सेल किया था, तभी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका आप एक एग्जाम्पल और लीजिए। यहाँ दे रखा है सेकंड एग्जाम्पल में कि सपोज आपने एक्स से आपको 10,000 रुपये एडवांस मिला अप्रैल में कि आपको गुड्स सेल करना है उसको, लेकिन करना कब है, जून में। भले ही आपको अमाउंट अप्रैल में रिसीव हो गया, लेकिन सेल एक्चुअल में आप कब कर रहे हैं, जून में। तो यानी आपकी जो रिकॉर्डेबल डेट होगी वो डेट कौन सी होगी सेल की, जून वाली आपकी डेट होगी। जून आपके लिए रिकॉर्डेबल डेट है। तो ये चीज़ आपकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहलाती है। पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट दो चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता है, इन दो केसेस में अप्लाई नहीं होगा। एक तो हायर परचेस सिस्टम पर। हायर परचेस सिस्टम क्या होता है, हायर परचेस सिस्टम का मतलब होता है कि आप कोई असेट्स खरीद तो रहे हैं लेकिन उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। जैसे आपने खरीदते टाइम ही आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी और दूसरी इंस्टॉलमेंट आप फ्यूचर में उसको पे करेंगे। तो ऐसे केसेस में फ्यूचर में कितनी इंस्टॉलमेंट पे की जाएंगी, कब तक पे की जाएंगी, और फ्यूचर में कोई श्योरिटी भी नहीं होती कि आप सारी इंस्टॉलमेंट को पे कर देंगे। तो उस केस में क्या होता है, फिर ट्रांजैक्शन जो हैं फिर हमारे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाता है कि इसकी सेलेबल डेट कब है। ये गुड्स आपने सेल किया लेकिन एट ए टाइम आपको अमाउंट तो मिल गया, पर इंस्टॉलमेंट में मिला, कम अमाउंट मिला, बाकी की इंस्टॉलमेंट आप फ्यूचर में पे करोगे, तो वहाँ पे फिर ये सिस्टम अप्लाई नहीं होता है।
और सेकंड केस है कि जब आप कोई बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, लेकिन पेमेंट, जैसे आपने कोई फ्लैट बन रहे थे, आपने एडवांस दे दिया 1 लाख रुपए और फ्लैट वाले ने आपसे कहा कि आपको 3 साल के बाद फ्लैट की डिलीवरी कर दी जाएगी, तो यहाँ पर भी आपकी जो है ये रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट जो है अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 साल के टाइम के बाद आपने अभी 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए पर आपको 3 साल के बाद मिलेगी, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएंगे, तो उस केस में भी फिर आपकी ये कंसेप्ट जो है अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब आता है लास्ट प्रिंसिपल हमारा, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें बिना बायसनेस के और एविडेंस के साथ अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। यहाँ दे रखा है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड दे शुड हैव फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, यानी अपने बेसिस पे नहीं करेंगे, आपके पास हर ट्रांजैक्शन का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, मतलब प्रूफ होना चाहिए, यानी वाउचर या बिल की फॉर्म में। जैसे आपने कोई परचेज किया गुड्स कैश बेसिस पर, तो आपके पास कैश मीमो होगा, अगर आपने क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज किया तो आपके पास इनवॉइस होगा या चालान होगा, ताकि आप उनके बेसिस पे ट्रांजैक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड कर पाएँ। इसके पीछे ये कंसेप्ट होता है कि आप बायसनेस ना हो, वेरीफिएबल हो, यानी कोई भी पर्सन उसको वेरीफाई कर सके, आपके पास मेंटेन जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हैं उनको वेरीफाई कर सके, ताकि उन पे वो बिलीव कर सके, और आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जो फ्यूचर में आपके ट्रांजैक्शन के साथ मैच करने में आपको हेल्प कर सके। तो ये वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।